एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। जो क्रांति लोगों के अधिकारों और आज़ादी के वादे के साथ शुरू हुई थी, वो गिलोटीन और आतंक के राज की भयानक हकीकत तक कैसे जा पहुंची? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस धमाके को समझने के लिए पहले उस बारूद को समझना होगा जिसमें आग लगी थी। 1789 से पहले का फ्रांस, समझिए, एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा था जो बस फटने ही वाला था। जब राजा लुई 16वें 1774 में गद्दी पर बैठे तो खजाना लगभग खाली था। फ्रांस के ऊपर 12 अरब लीब्रे से भी ज्यादा का कर्ज था। लीब्रे उस समय की फ्रांसीसी मुद्रा थी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों में हिस्सा लेने की वजह से और भी बढ़ गई थी। ये जो अन्याय था वो फ्रांसीसी समाज की जड़ों में था। समाज 3 स्टेट या कह लीजिए सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। पहले 2 स्टेट यानी पादरी और शाही खानदान के लोग आबादी के सिर्फ 3% थे, लेकिन उनके पास 35% जमीन थी और वो कोई टैक्स भी नहीं देते थे। सारा का सारा बोझ 100% तीसरे स्टेट पर था, जिसमें किसान, मजदूर से लेकर व्यापारी और वकील तक यानी बाकी सभी लोग शामिल थे। उस समय की एक कहावत पूरी कहानी बता देती है। कुलीन मकड़ी है और किसान मक्खी। ये साफ दिखाता है कि कैसे ऊंचे तबके के लोग आम लोगों का खून चूस रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी मक्खी को अपने जाल में फंसा लेती है। और तो और एक बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आबादी बढ़ रही थी पर अनाज की पैदावार नहीं। एक खराब फसल का मतलब सिर्फ परेशानी नहीं था, उसका मतलब था भूखमरी। रोटी जो आम लोगों का पेट भरती थी, उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। सड़कों पर गुस्सा और लाचारी बढ़ती जा रही थी। और फिर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। एक चिंगारी ने आग लगा दी। ये वो वक्त था जब आम लोगों ने तय कर लिया कि अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा। 1789 की गर्मियों में चीजें बहुत तेजी से बदली। 5 मई को राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल यानी एक तरह की संसद बुलाई, लेकिन तीसरे एस्टेट के लोगों ने गलत वोटिंग सिस्टम का विरोध किया। 20 जून को वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कसम खाई कि जब तक एक नया और निष्पक्ष संविधान नहीं बन जाता वो हटेंगे नहीं। और फिर 14 जुलाई को भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो राजा की जालिम तानाशाही ताकत का सबसे बड़ा निशान थे। उसका गिरना एक जबरदस्त संदेश था जो पूरे फ्रांस में गूंज गया कि अब असली ताकत राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में है। ये घटना इतनी बड़ी है कि आज भी 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। बास्तील के गिरने के बाद क्रांति एक नए उम्मीद भरे दौर में पहुंच गई। ये वो समय था जब अधिकारों और तर्क पर आधारित एक नए समाज का सपना देखा जा रहा था। एक ऐसा समाज जहां किसी का जन्म ये तय नहीं करेगा कि वो क्या बन सकता है। इस नए दौर की नींव बना पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये दस्तावेज सच में क्रांतिकारी था। इसने ऐलान किया कि अधिकार जन्म से मिलते हैं, किसी राजा की मर्जी से नहीं। इसने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के वो सिद्धांत बनाए जो आज भी कई लोकतंत्रों का आधार है, जैसे कि बोलने की आजादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। अब ये याद रखना जरूरी है कि उस जमाने में ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े आइडियाज को समझाने के लिए मजबूत प्रतीकों का इस्तेमाल किया। लाल फ्रिजियन टोपी आजादी का प्रतीक बन गई। जरा सोचिए, सड़कों पर हजारों लोग इसे पहने हुए हैं। ये क्रांति के लिए एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर समर्थन था। ठीक वैसे ही टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब तो एकदम साफ है ना। ये गुलामी और जुल्म के दौर के खत्म होने का एक जबरदस्त विजुअल था। इन आसान सी तस्वीरों ने उन बड़े बड़े विचारों को ठोस बना दिया जिनके लिए लोग अपनी जान दे रहे थे। लेकिन क्रांति का रास्ता सीधा नहीं था। जैसे जैसे उम्मीद की जगह कट्टरपंथ और डर ने ली, क्रांति ने एक बहुत ही नाटकीय और खूनी मोड़ ले लिया। ये वो दौर था जिसे इतिहास आतंक के राज के नाम से जानता है। क्रांति अब और भी ज्यादा रेडिकल हो गई थी। राजा पर मुकदमा चला और उसे देशद्रोही पाया गया। उसे सरेआम फांसी दे दी गई, जिसने पूरे यूरोप के शाही खानदानों को हिला के रख दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने फ्रांस में राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और फ्रांसीसी गणराज्य का जन्म खून और अफरा तफरी के बीच हुआ। आतंक के राज का प्रतीक था गिलोटीन। मजे की बात तो यह है कि इसे एक तेज और इंसानी मौत देने के लिए बनाया गया था।
लेकिन ये जल्द ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने का एक खौफनाक औजार बन गई। क्रांति के अंदर ही एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ डेस्मोलिन्स जैसे लोग थे जो मानते थे कि आज़ादी का मतलब अधिकार और खुशी है। वहीं दूसरी तरफ रोबेस्पियर जैसे लोग थे जिनका मानना था कि गणतंत्र को बचाने के लिए आतंक जरूरी है। वो इसे स्वतंत्रता की तानाशाही कहते थे। और आखिरकार आतंक ने अपने बनाने वाले को ही निगल लिया। रोबेस्पियर की क्रूरता से तंग आकर लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और विडंबना देखिए, उससे गिरफ्तार कर उसी गिलोटिन पर भेज दिया गया जहां उसने हजारों लोगों को भेजा था। और इसी के साथ क्रांति का सबसे कट्टर और खूनी दौर खत्म हुआ। तो इस सब खून खराबे और उथल-पुथल के बाद क्या हुआ? इस क्रांति ने दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ी जो आज तक महसूस होती है? आतंक के बाद फ्रांस में और भी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था। एक कमजोर सरकार आई जिसे जल्द ही एक बहुत ही ताकतवर जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया। उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और एक तरह से क्रांति को खत्म कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने अपनी जीतों के जरिए फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता और समानता को पूरे यूरोप में फैला दिया। भले ही फ्रांस में गणतंत्र खत्म हो गया और एक सम्राट ने सत्ता संभाल ली, पर क्रांति के बीज बोए जा चुके थे। एक बार जब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार बाहर आ गए तो उन्हें किसी बोतल में वापस बंद नहीं किया जा सकता था। और यही फ्रांसीसी क्रांति की असली स्थायी विरासत है। इसने सामंतवाद को खत्म किया, लोकतंत्र के विचारों को फैलाया, आधुनिक राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट दिया और दुनिया भर में आजादी के आंदोलनों को प्रेरित किया। तो अगली बार जब कोई अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सोचे, जैसे कानून के सामने बराबरी या बोलने की आजादी, तो ये याद रखना चाहिए कि ये विचार आसमान से नहीं टपके। उन्हें अक्सर उथल-पुथल और कुर्बानियों से जीता गया था, जैसा फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। सवाल ये उठता है कि आज हमारे पास जो अधिकार